मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। यूपी के वोट युद्ध में आज टोपी वाला वार था, यानी टोपी वार का दिन था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर खुला प्रहार करते हुए कहा कि लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती से मतलब है, जनता के दुख दर्द से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ भी लाल टोपी पर बड़ा कमेंट कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वी यूपी के गोरखपुर में खड़े होकर यह वार किया, तो जवाब में पश्चिमी यूपी के मेरठ से अखिलेश यादव ने नारा दिया, जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि लाल टोपी वाले इस बार यूपी की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने वाले हैं। लेकिन आज आर पार में हम आपको पूरब से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश के वोट गणित वाले दम का विश्लेषण भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी की घेराबंदी में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी रणनीति के तहत उनकी पार्टी का आरएलडी से गठबंधन भी हुआ है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी सियासी बहस। टोपी लाल सियासत कमाल, यानी टोपी के ऊपर पूरी सियासत जारी है। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम में आकर के सूरज डूब जाएगा। जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। विश्लेषण पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 बिंदु बताऊंगा जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर पूरब और पश्चिम का किला क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जिसने हम कहते हैं कि पूरब का किला भेद लिया, यानी उत्तर प्रदेश में जीत का डंका बजा दिया। लेकिन यह क्यों किला महत्वपूर्ण है, आज जानना समझना बेहद जरूरी है। मैं एक एक करके बिंदु आपको समझाऊंगा, जो विश्लेषण के जरिए आपके समक्ष होगा कि आखिरकार इसके बड़े मायने क्या है। पूरब और पश्चिम के वोट के दम का विश्लेषण, लेकिन इसमें वोट का दम है और क्या किसी सियासी नेता का दम भी है, यह भी देखने को मिलेगा। पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो कुल सीटें 164 है 2007 में, यानी पूर्वांचल वो इलाका है गोरखपुर और बनारस का जहां पर बीजेपी ने पिछली बार जबरदस्त जीत हासिल करी थी। 2007 में बीएसपी वहां पर जीती, 2012 में समाजवादी पार्टी वहां पर जीती और 2017 में बीजेपी वहां पर जीती। समाजवादी पार्टी की सीटें 85, सपा की सीटें 102, बीजेपी की 115। यानी जिसने ये आंकड़ा, जिसने पूर्वांचल के अंदर यानी पूरब के अंदर अपनी गेम बना दी, उसने यूपी को जीत लिया, ऐसा माना जाता है। इसलिए बीजेपी अपना पूरा धमकम पूर्वांचल में इस समय लगा रही है। प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ का वो क्षेत्र का माना जाता है
जिसे पूर्वांचल में बढ़त, उसकी सरकार, यह सबसे महत्वपूर्ण है। आइए और अब पश्चिम की बात कर लेते हैं, यानी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यह वो जगरनट है जो कि सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। और अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर जाटों की संख्या 12% है। यहां पे 12% जाट है। 403 सीटों पर 77 सीटों पे इन जाटों का बड़ा दबदबा है, और मुस्लिम जो है वो करीब करीब 32% है इन सीटों के ऊपर। यानी मुस्लिम जाट अगर एकजुट होता है तो 73 सीटें, 77 में से 73 सीटें पक्की होती है, यानी क्लीन स्वीप है। अगर यहां पर, और पहले दौर का चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश में इसी इलाके में होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर की वो बेल्ट जहां दंगे हुए थे। और इस बारी माना जा रहा है कि मुस्लिम जाट अगर एक साथ आया तो मोदी और योगी की जोड़ी को शिकस्त मिल जाएगी। इसलिए बीजेपी ये कह रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जाट मुसलमान अगर एक साथ आया तो बीजेपी को मात होगी। लेकिन ये दो चेहरे, अखिलेश यादव और जयंत सिंह चौधरी, ये जो दो चेहरे हैं, ये टक्कर दे रहे हैं यहां पे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी को। हालांकि अमित शाह की रणनीति ने 2014 में, 2017 में तमाम समीकरण पलटा दिए थे इस उत्तर प्रदेश के अंदर। 2019 के अंदर भी जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में यहां पे चुनाव लड़ा गया था, और सपा और बीएसपी यानी समाजवादी पार्टी और बीएसपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। यानी यहां पर नरेंद्र मोदी का जादू चला था। लेकिन इस बार जाट और मुसलमान अगर एक साथ आएगा तो बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगा। और चुनावी पंडित ऐसा मान रहे हैं कि यह जोड़ी वो कर दिखाएगी, जाट मुसलमानों को एक लेकर आएगी, तो फिर योगी का जीतना मुश्किल होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। और यहां पर बीजेपी को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। इसलिए फोकस था आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का, दो बड़े चेहरे, इनका फोकस था पश्चिमी यूपी पे आज। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पूरब में थे। तो निश्चित तौर पर यह पूरब और पश्चिम की लड़ाई जो है वो जबरदस्त है। मेरे साथ बात करने के लिए बड़े सारे मेहमान हैं। मेरे साथ संबित पात्रा, बीजेपी के इस समय प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है सर, आपका भी स्वागत है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं जो कि सपा के प्रवक्ता है और नेता है। मेरे साथ एमएच खान है, बीएसपी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है जो कि नेता है जेडीयू के और साथ ही साथ प्रवक्ता भी है, आपका अभिनंदन है। संबित पात्रा, मैं आपसे 1 मिनट में जानना चाहता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर अखिलेश बाबू और जयंत बाबू का जादू चल गया, और क्योंकि 12% जाट है, 32% मुसलमान है वहां पर, तो पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं 73 सीटों पर कब्जा हो सकता है। हालांकि पॉलिटिक्स के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है, इट इज नॉट फिजिक्स तो होती नहीं है, केमिस्ट्री भी होती है, अक्सर हमने देखा है। लेकिन आपका क्या कहना है, क्योंकि आपका फोकस पूरब पे भी है? देखिए अमीश भाई, मुझे तो बड़े आपत्ति के साथ कहना पड़ रहा है जी, और दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है अमीश भाई, क्योंकि हम इतने यूज्ड टू हो गए हैं ना। हमने हमेशा हिंदुओं को बांट बांट के पृथक पृथक देखा है। 12% जाट है, इतने प्रतिशत ठाकुर हैं, इतने प्रतिशत पंडित हैं। अब अगर ठाकुर और मुसलमान मिल जाएंगे तो क्या समीकरण बैठेगा? अगर जाट और मुसलमान मिल जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, मोदी जी का क्या होगा? देखिए ये दुख इसलिए लगता है क्योंकि आज से ठीक 1 दिन पहले एसटी हसन जो कि सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने एक अपील किया। उन्होंने अपील करते हुए तमाम मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में कहा कि देखो, दाएं बाएं मत हो जाना, सभी मुसलमानों को एक रहना है और मुसलमानों को अपने कौम की लाज को बचाना है, क्योंकि वरना यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा और मुसलमान समाप्त हो जाएगा। वो झूठ था। मगर मुसलमानों को तो कॉल दिया जा सकता है कि तुम सब एक है, और वो एक भी हो जाते हैं, इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगता है। मगर हिंदू 12% जाट हो जाता है, इतना प्रतिशत दलित हो जाता है, ये बहुत कष्टदायक है। 27 अगस्त 2013, क्या जाट वो दिन भूल सकेंगे? 27 अगस्त 2013 वह दिन है जब 2 भाई सचिन और गौरव, आपने मुजफ्फरनगर का भी विषय बताया था, मुजफ्फरनगर के सचिन और गौरव दोनों जाट हैं। दोनों ने अपनी बहन की आबरू बचाने के लिए पास में गए थे, जहां शाहनवाज नामक एक युवक के तमाम कुनबे के लोगों ने गोद गोद कर जिस नृशंसता के साथ, जिस वायलेंट तरीके से, जिस प्रकार से इन 2 भाइयों को मारा था, वो दृश्य अभी भी आंखों के सामने। वो तस्वीर आप भी नहीं दे सकते अमीश भाई, जबकि आप मीडिया में हैं। वो इतने नृशंस तस्वीर है, वो आप भी देख नहीं सकते हैं। क्या जाट ये भूल जाएगा?
क्या जाट सचिन और गौरव की लाशों की जो नृशंस अवस्था थी उसको भूल देखिए, जाएगा? इसका ब्लेम आप मीडिया पे डाल सकते हैं, आप मेरे पे डाल सकते हैं, लेकिन ये तो सच्चाई है ना। मुस्लिम यादव अगर वोट बैंक है तो वो लालू प्रसाद यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव तक कहते थे। दलित मुसलमान अगर वोट बैंक है तो उसको मायावती भी कहती थी। और जाट मुसलमान अगर एक साथ आता है तो स्वर्गीय अजीत सिंह भी इस बात को कहते थे कि ये हमारा वोट बैंक है और ये वोट बैंक था, इसकी ठसक है। और इसी ठसक की वजह से चौधरी अजीत सिंह लगातार चुनाव जीतते थे। हालांकि 2014 में ये मिथक टूटा और वो चौधरी अजीत सिंह भी चुनाव हारे, लेकिन ये तो स्पष्ट है ना हमारे सामने। आप कह सकते हैं, लेकिन वोट तो ऐसे ही गिना जाता है और वोट ऐसे ही बढ़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमीश जी। मैं कोई मीडिया के ऊपर या आपके ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं कर रहा। मैं ये जो सोचने का तरीका है भारतवर्ष में और खास करके भारतवर्ष की राजनीति में, उसके ऊपर टिप्पणी कर रहा था। किंतु सुखद है कि 2014 से भारतवर्ष के राजनीतिक गणित में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, थैंक्स टू मोदी जी। आप देखिए, ये जो वोट बैंक होते थे, डीएम दलित मुस्लिम, एमवाई मुस्लिम यादव, इन कॉम्बिनेशंस को जिस प्रकार से तोड़ा है और नरेंद्र मोदी जी ने विकास उन्मुखी राजनीति को आगे रखा है, ये अपने आप में बहुत स्पष्ट है। मैं एक छोटा सा विषय रख के समाप्त कर देता हूं। आप तो लाल टोपी पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपको तो लाल से भी दिक्कत हो गई है अब। नहीं, देखिए, जहां तक लाल टोपी का संबंध है, यहाँ मेरे भाई बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी से, टोपी केवल लाल है, बाकी सब कुछ हरे ही हरे हैं। ये संपूर्ण हरा है, टोपी केवल लाल है। और शुक्र है हमने केवल टोपी पे आलोचना की है। यहाँ तो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने तो जयप्रदा के किस विषय पे आलोचना कर दिया था, उसके रंग पर भी आलोचना की थी। कम से कम हम ये नहीं करते हैं। और जहां तक टोपी के रंग पे आलोचना है, बिल्कुल सही कहा आदरणीय मोदी जी ने। उन्होंने कहा टोपी का रंग लाल है, ये वीआईपी कल्चर का लाल रंग है, क्योंकि लाल बत्ती के लिए ये जो समाजवादी पार्टी के लोग थे, ये लाल बत्ती की कल्चर वाले, ये वीआईपी कल्चर को आगे बढ़ाने वाले। बिल्कुल अनुराग भाई, मैं अंत ही कर रहा हूं। लेकिन आज नजारा ये है, लेकिन सब देखिए, और लाइटर नोट, लाल आज जैकेट डाली है सुरेंद्र राजपूत ने और थोड़ी लाल जैकेट है अजय आलोक की। अब लाल रंग की बात होगी तो दूर तक चली जाएगी। ऑन अ लाइटर नोट में ये कह रहा हूं। लेकिन अनुराग भदौरिया, देखिए, लाल टोपी पर आपने बोला है और विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ ने भी लाल टोपी के विषय में बहुत कुछ बोला था। ये आपकी लाल टोपी के पीछे क्यों बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी, अनुराग भदौरिया? देखिए, कमाल की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी से हार का डर इस कदर सताने लगा है कि सपने में, दिन में, रात में भी लाल टोपी दिखाई दे रही है। और मजे की बात यह है कि लाल टोपी की बुराई करते करते प्रभु राम और हनुमान पे भी उंगली उठा देते हैं। सोचो आप, इनको शायद पता नहीं है कि लाल क्रांति का प्रतीक होता है। और अगर इन्होंने संकट मोचन हनुमान जी का अष्टक पढ़ा होता तो उसकी लास्ट दो लाइन में बता देता हूं, लाल दे लाल जी से अपनी लाल टोपी को जोड़ रहे हैं जी। मुझे बोलने दीजिए, मंगल के दिन संकट मोचन हनुमान जी से अपनी लाल टोपी को जोड़ रहे हैं। मेरा लेकिन आपकी लाल टोपी को ये गुंडागर्दी से जोड़ते हैं, आपकी लाल टोपी को ये गुंडागर्दी से जोड़ते हैं, उस पर बोलिए। आप क्यों परेशान? आप मुझसे लड़ने आए हो या? हाँ तो बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। लाल दे लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन, जय 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 कपिसूर। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो हनुमान जी थे वो पूरा लाल रंग का शरीर, उनका लाल शरीर, सिंदूर पूरा लगाए हुए बदन में, लाल लटाक, उनकी इस तरह की तारीफ थी, इसके मतलब आप उनका अपमान कर रहे हो। मंदिरों पे आपने देखा हो लाल झंडा लगता है, उसका भी आपने अपमान कर रहे हो। चुनरी लाल रंग की होती है, उनका भी अपमान कर रहे हो। आप किसका अपमान करना चाहते हो? लाल रंग मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी लाल टोपी लगा के समाज के अंदर में अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, आपके भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं, समाज में सामाजिक न्याय देने के लिए लड़ते हैं, तो क्या बुरा करते हैं? क्योंकि आप जैसे लोग तो क्या करेंगे? लखीमपुर में जिस तरह से किसानों को आपने रौंदा, क्या वो खून लाल नहीं था? आपने मनीष गुप्ता को जिस तरह से पीट पीट के मार डाला आपकी पुलिस ने, क्या वो खून लाल नहीं था? विवेक तिवारी को आपने लखनऊ में पीट के गोली मार दी, क्या उसका खून लाल नहीं था? और 69,000 शिक्षक को आपने दौड़ा के पीटा लाठियों से, उनका खून निकला, क्या वो लाल नहीं था? आपके लिए वो लाल होता है। समाजवादी पार्टी लाल टोपी लगा के समाज को न्याय दिलाने की बात करते हैं, और आप अगर लाल रंग का अपमान कर रहे हैं तो आप यहाँ पे प्रभु राम के सबसे प्रिय हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं। आप समाजवादी का विरोध करते करते आप प्रभु राम का विरोध करने लगते हैं, आप हनुमान जी का विरोध करने लगते हैं। इसलिए हमने कहा था लाल दे लाल, इसलिए हमने बोला लाल दे लाली लसे। अब उसके आगे वो बताएं क्या? अरुधर लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन, ठीक है, बोल दिया आपने। आप बताइए क्या उनका अपमान नहीं है ये?
वो सुनाए जरा। देखिए अब लाल के ऊपर अब आप ठीक है, ओके, संबित पात्रा जवाब दे दीजिए आप भी छोटा सा। लाल की बात हो रही है ना, लाल टोपी की बात हो रही है ना। अगर ये शांत हो जाएं तो मैं भी तो कुछ बताऊं। थैंक यू। देखिए अमीश भाई, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। नहीं बताओ, थोड़ा सा और समय भी। ये अमीश भाई, ये इस प्रकार से डिबेट नहीं होता है। तभी ना मैंने जो लाल दे लाल भाई थोड़ा गुंडागर्दी यहाँ को बंद कर दीजिए। अब आपने बोला, अब आप करेंगे। देखिए जरा ये लाल टोपी वालों का व्यवहार देखिए जरा, ये किस प्रकार से हो रहे हैं बताइए। ये तभी तो मोदी जी ने सही कहा है, लाल टोपी खतरे का निशानी होता है। डिबेट को भी खतरे की घड़ी में डालने वाले हैं। डिबेट भी नहीं हो पाएगा। अमीश भाई, मुझे तो अच्छा लगता है, कई बार खुशी होती है। लाल रंग पे इन्होंने अभी बखान किया, अच्छा ही कहा। उन्होंने कहा हनुमान जी लाल रंग के हैं, कपिसूर जो है वो लाल रंग के हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, कल से ये हरा कुर्ता छोड़ करके लाल कुर्ता पहन के आए। किसने रोका है? हमने तो रोका नहीं है लाल कुर्ता पहनने से। ये हरा ही क्यों पहनते हैं? नंबर 1। नंबर 2, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए जो राम भक्तों को गोली चला के मारने वाले लोग थे, आज वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इससे अच्छे दिन क्या आ सकते हैं? नहीं, ये ऑन अ सीरियस नोट, इसको मजाक के रूप में मत लीजिएगा। करोड़ों जनता आपकी इस डिबेट को देख रही होगी। नहीं, वो देखिए तो सेक्युलरिज्म। जी। एक सेकंड में लूंगा केवल। अमीश भाई बहुत सीरियस नोट में कह रहा हूं। आपने कभी भी 2014 से पहले, 2019 से पहले देखा था कि ये लोग, जो लोग सेक्युलरिज्म के इतने बड़े बड़े धुरंधर थे, कभी हनुमान जी का नाम, राम जी का नाम, हनुमान चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र ये याद करके आते थे? बिल्कुल नहीं। मौका मिलते ही जालीदार टोपी पहन करके नमाज पढ़ने बैठ जाते थे। स्टूडियो के अंदर भी नमाज पढ़ते थे। इफ्तार की पार्टी, इफ्तार नहीं होते हुए भी इफ्तार की पार्टी मना लेते थे। आज ये लोग हनुमान जी को याद कर रहे हैं, एक मंत्र रोज पढ़ के आ रहे हैं। यही मोदी जी और योगी जी का कमाल है, इस बात को याद रखना। अगर ये मोदी योगी ये सत्ता थोड़ी भी डगमगाई ना रहेगा राम मंदिर, ना रहेंगे कपिसूर। जो ये कपिसूर अभी बता रहे थे ना, मंत्र पढ़ करके हनुमान चालीसा, कोई हनुमान चालीसा याद नहीं करेगा। आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए 2012 में ये कोर्ट गए थे। आप राजनीतिक विषय को राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हो, इसलिए मैं आपको आईना दिखाता हूं। आप राजनीतिक इस्तेमाल करते हो, इसलिए आईना दिखाता हूं। हम लोग तो बचपन से प्रभु राम का नाम ले रहे हैं, क्योंकि मेरी आस्था का विषय है। ये हम लोग घर में पढ़ते हैं, पूजा करते टाइम पढ़ते हैं। आप उसको आस्था को राजनीतिकरण करना चाहते हो। आस्था को हमने कभी राजनीतिकरण नहीं किया, इसलिए हमको सिर्फ तांडव हनुमान अष्टक सुनाना पड़ता है कि आप बेनकाब हो जनता के सामने कि कितने बड़े ढोंगी हैं। इनको आता कुछ नहीं है, प्रभु राम की 2 चौपाई नहीं आती है, लेकिन यहाँ बैठ के बगला भगत की तरह बात करेंगे। वरना तो नमाज पढ़ने से फुर्सत नहीं थी आप लोगों को। हनुमान की मैंने तो आपका नाम भी रखा था मौलाना भदौरिया। आपको उनके चौपाई नहीं आती है। हम लोग बचपन हमें कुछ नहीं आता भैया, शुक्र है घरों में मंदिर है सबके, लेकिन हमने मंदिर को राजनीतिक विषय नहीं बनाया, आस्था को राजनीतिक विषय नहीं बनाया। आप सत्ता पाने के लिए, लाल बत्ती पाने के लिए धर्म को आस्था का विषय बनाते हैं। आप लाल बत्ती पाने के लिए धर्म को आस्था का विषय बनाते हैं। ये देश के लिए शर्म की बात है। अनुराग, बिल्कुल आपने राजनीतिक विषय नहीं बनाया। आपके सांसद ने राजनीतिक विषय बनाया कि मुसलमान एकजुट हो जाए। अगर मुसलमान एकजुट हो जाएगा तो बीजेपी नहीं जीत पाएगी। ये आप ही के सांसद ने विषय बनाया ना, ये कांग्रेस के सांसद ने विषय बनाया, ये आपके सांसद ने विषय बनाया ना। अभी आप कह रहे हैं हम धार्मिक एजेंडे पर नहीं आते, लेकिन आपके सांसद एसटी हसन कहते हैं कि मुसलमानों बटना मत, और हमारा एक ही मकसद है बीजेपी को हराना। क्या मतलब है इसका? जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे सिर्फ दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं। ये एसटी हसन क्या कर रहे थे? नहीं, ये बड़ा आरोप लगा दिया आपने। देखिए, ये बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी के प्रवक्ता दंगा भड़का रहे हैं। जवाब संबित पात्रा, आप दंगा भड़का रहे हैं, ठीक है? 1 सेकंड, 15 सेकंड में जवाब सुन लो, फिर सुरेंद्र राजपूत, एमएच खान और अजय लोग। 1 सेकंड सर, अनुराग बहुत हुआ। संबित, आरोप है कि आप दंगा भड़का रहे हैं। अमीश भाई, मैं दंगा भड़का रहा हूं? आप बताइए, 12% जाट अगर मुसलमानों के साथ एक हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा? ये सब डिस्कशन हो रहा है, मैं दंगा भड़का रहा हूं? आप ये बताइए, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं ये सारे लोग जानते हैं कि किस प्रकार की राजनीति होती थी समाजवादी पार्टी की। 2012 में समाजवादी पार्टी के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक नोटिस जारी किया था कि जितने आतंकवादी जेल के अंदर बंद है उनको छोड़ दिया जाए। ये तो शुक्र है कि हमारे लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से फटकार लगाई यादव जी का, जिस प्रकार से फटकार लगाई समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री का, उसका नतीजा रहा कि ये आतंकवादी छूटे नहीं। वरना ये आतंकवादी आज सड़क पर पाए जाते। ये सारे आतंकवादी कन्विक्ट हुए। दंगा हम भड़का रहे हैं। इनका भगवान राम के भक्तों के लिए ये कहते थे कि अभी तो केवल 50 को मारा है, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बाकी सारे भक्तों को मारेंगे।
जो लोग भक्तों को खून बहाने में लगे हुए थे, जो लोग भक्तों की हत्या कर रहे थे, वो आज हमें दंगा भड़काने के विषय में बोल रहे हैं। जितने दंगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, वो किसके छत्र छाया में हुए हैं? आप बताइए। मुजफ्फरनगर के दंगों के समय कौन सत्ता में था उत्तर प्रदेश में? हम सत्ता में नहीं थे उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी थी उस समय सत्ता में उत्तर प्रदेश। ठीक है, मुजफ्फरनगर दंगों पर बात आई है तो मैं कांग्रेस के पास भी चलता हूं, क्योंकि कांग्रेस की सेंटर में गवर्नमेंट थी और आरोप लगता है कि सपा और कांग्रेस ने आंखें बंद कर ली थी, जैसा बीजेपी आरोप लगाती है। एक सेकंड सर, अनुराग जी मैं आपको आगे मौका दूंगा। अभी अब तो मैं लाल के पास ही जा रहा हूं। अरे अनुराग भाई रुक जाओ, सुरेंद्र राजपूत ने भी आज लाल ही डाल रखा है। 5 सेकंड अमित जी, 5 सेकंड। अरे बाप, मैं आपको 25 सेकंड आगे दे दूंगा सर। क्यों 5 सेकंड के लिए आप कर रहे हो? ओके, सुरेंद्र राजपूत को दिखाइए और डॉक्टर अजय आलोक को दिखाइए। एक सेकंड सर। सुरेंद्र राजपूत, देखिए आज आपने लाल रंग ही डाल रखा है, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्या लाल रंग, लाल टोपी खतरे की घंटी है जैसा नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, या फिर आपको लगता है समाजवादी पार्टी की गेम बन रही है? अमीश भाई बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। पूरा देश इस वक्त लाल से हो न हो, लेकिन काली टोपी से जरूर परेशान है, जो नागपुर वाली काली टोपी है। इस टोपी के पहनने वाले लोगों का लहू सफेद है, लाल लहू नहीं है इनका, लहू सफेद है। तभी तो ये कभी ना बेरोजगारी पे बात करते हैं, न महिलाओं के सम्मान पर बात करते हैं, न किसानों के गन्ने के मूल्य पर बात करते हैं, न खाद की कमी पर बात करते हैं, न महंगाई पर बात करते हैं, न पेट्रोल पर बात करते हैं, और न ही चीन की जो असुरक्षित सीमा है चीन से, न उस पर बात करते हैं। ये लोग बात कभी नहीं करेंगे गंगा में उतराती लाशों की, ये बात कभी मुद्दों की नहीं करेंगे, भ्रमित करने वाली बात करेंगे। देश को इस वक्त असलियत में अमीश भाई गांधी जी की सफेद टोपी की तलाश है। देश में गांधी जी की सफेद टोपी पहनी जानी चाहिए और मोदी जी तो लाल टोपी पर आप क्या कहते हैं? ये भाजपा वाले, मैं कांग्रेस का रिएक्शन समझना चाह रहा हूं, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा वहां आई थी, उन्होंने बोला था कि ना सपा ना बसपा, असली विपक्ष हम हैं। आप लाल टोपी पर क्या अपनी राय रखते हैं? तो मैंने तो बताया ना कि देश को इस वक्त जो है सफेद, ठीक है, वो आपको आरएसएस वाली काली टोपी नहीं चाहिए, लेकिन लाल टोपी चाहिए आपको, आवश्यकता है। लेकिन लाल टोपी आपको और आपकी आवश्यकता है। मैं कह तो रहा हूं कि देश को, हमें, आपको, सबको गांधी जी की सफेद टोपी चाहिए, नेहरू जी की सफेद टोपी चाहिए, जो अमन की निशानी है, रोजगार की निशानी है, विकास की निशानी है, महिलाओं के सम्मान की निशानी है, जो हमेशा इस वक्त जो है देश की निशानी है, देश की आत्मा की निशानी है। देश की आत्मा की निशानी सफेद टोपी चाहिए। ठीक है, कर रहे हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर अजय आलोक का रुख करता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, टोपी असल में पहना कौन रहा है? देखिए, सुरेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि गांधी टोपी से आज हम लाल टोपी तक आ गए। सच्चाई है। अब मोदी जी आज गोरखपुर में थे, प्रधानमंत्री ने एक मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन किया, एक खाद्य कारखाना इनॉग्रेशन किया, खाद्य कारखाना का 9,600 करोड़ रुपए की। भाई, आपने नेहरू जी का नाम लिया सुरेंद्र भाई, फूलपुर से पहली बार चुनाव लड़े थे। उसके बाद इंदिरा गांधी रायबरेली लड़ती रही, राजीव गांधी अमेठी लड़ते रहे, राहुल गांधी अमेठी लड़ते रहे। तीनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने आज तक एक मेडिकल कॉलेज और एक भी खाद्य कारखाना क्यों नहीं खुलवाया? जरा बता दीजिए उसके लिए। लाल टोपी वाले इतना जोर जोर से हरा कुर्ता चिल्ला रहे हैं, जरा बता दें 4.5 साल पहले तक बिहार में कम से कम एनकेफेलाइटिस के गोरखपुर से कम हर साल 500 से 800 बच्चे आते थे। पिछले 4 साल से क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों वहां पर लैब खुल गए? आप लोग क्यों नहीं खोल पाए? सच्चाई यह है कि लाल टोपी और लाल झंडा, जानते हैं आप भी सुरेंद्र भाई, बिहार में माओवादियों का कलर होता था जिससे जमीनें कब्जा की जाती थी। और ये इसमें टोपी पहनाने की बात क्या है? आपकी विफलताओं के कारण ही तो एनडीए वहां पर है। और अगर आपको विकास देखना है तो जाके देखिए, उत्तर प्रदेश आइए, बिहार में आइए, देखिए विकास। नहीं, तो जवाब आप बिल्कुल दीजिए। बस आप ये बता दीजिए ना कि अमेठी में ही आपके राहुल गांधी, आपके सुपर किंग, आज तक एक जिला, एक डीएम का कार्यालय तक नहीं खुलवा पाए। इसको आप विफलता कहेंगे या सफलता? फूलपुर आज तक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सुरेंद्र कुछ जवाब बनाओ वहां पे, रायबरेली में क्यों नहीं बना कुछ? मैं जब आपकी विफलताओं के कारण तो हम यहाँ पे हैं। फिर टोपी पहनाने की बात किसे कह रहे हैं? जनता को टोपी पहनाते गए आप लोग। सुरेंद्र राजपूत जवाब। अमीश भाई,
अमीश भाई, हाँ बहुत शुक्रिया आपका, और अजय भाई का बहुत शुक्रिया। मैं आज पहली बार इनसे अनुग्रहित हूं कि कम से कम इन्होंने मुद्दे की बात तो की। इनको यह नहीं पता कि फूलपुर इलाहाबाद एक ही है, और फूलपुर में और इलाहाबाद में पूरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है, जिसमें नवरत्न कंपनियां वहां पर मौजूद है और एक नहीं मौजूद है, और जिला भी अलग की है। संख्या में है। सुनिए एक मिनट अजय आलोक, अरे सुन लीजिए, आपको जानकारी नहीं है, सुन लीजिए, अब ध्यान से सुनिए ना। मैं फूलपुर की अरे बात आप घूम के आ जाइए, मैं तो घूमा हुआ जो नैनी इंडस्ट्रियल एरिया है, नैनी इंडस्ट्रियल एरिया है, सुन लीजिए। हम आपको भी जानते हैं, आपके परिवार को भी जानते हैं, पूरा खानदान आपका हमारा परिचित है। उनसे अपने घर वालों से भी पूछिएगा कि कहां है। रही बात रायबरेली में, तो रायबरेली में एम्स भी अगर किसी ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। आप आ जाइए अमेठी में, अमेठी का जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL, HAL, कोरबा सहित आपको सैकड़ों यूनिट मिल जाएंगी। आप चिंता मत कीजिए। अमेठी में राहुल जी चुनाव तो हार गए थे ना। फूलपुर में खाद का कारखाना भी दिया है, और वो जो गोरखपुर का खाद का कारखाना है वो भी कांग्रेस नहीं दिया था। बंद हो गया था। आपको बताना चाहिए पर वो बंद हो गया था, बाद भी खाद में किल्लत क्यों है, पर वो बंद हो गया था कारखाना क्यों है? ठीक है, खाद की किल्लत। और ठीक वो है। 30 साल में आपकी सरकार, आपके सहयोगियों की सरकार थी अजय आलोक, जब आपने कारखाना बंद कराया, साजिश के तहत बंद कराया है आप लोगों ने वो कारखाना। आप लोगों ने वो कारखाना मजदूरों की मजबूरी पर बंद कराया है। इंडस्ट्रियल एरिया को आप एक जवाब दे दूं, इलाहाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया को आप नहीं जानते, रायबरेली के एम्स को आप नहीं जानते, आप जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया को नहीं जानते, आप बात करते हैं। ठीक है सुरेंद्र राजपूत, आपने भी बात कर रखा, बोलिए। इतना जोर जोर से खाद की किल्लत, अरे सर हम तो सुनने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा, ये तो हमारी सफलता है, सुनने के लिए ये हमारी सफलता है, क्योंकि आपके जमाने में। अब सुनिए ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं सुरेंद्र भाई बीच में क्यों बोल रहे हैं? अच्छा है ना कि खाद की किल्लत तो तभी होती है जब उपलब्धता होती है। आपके जमाने में तो साहब उपलब्धता ही नहीं थी, ब्लैक में मिलता था। नीम कोटेड यूरिया करवाए तब तो जाके यूरिया आराम से उपलब्ध हो रहा था। तो यूरिया बेचने वाले लोग थे, आप समाजवादी पार्टी। मैंने बात की मेडिकल कॉलेज की, आप इंडस्ट्रियल हब ले आए। अब आप बोलने दीजिए ना अजय लोग को। अब आप बीच में बोलेंगे तो कैसे चलेगा? लाइन में लग करके अमेठी में भी जवाब देखिए, आपने बोला, आप कह रहे हैं कि अमेठी में विकास की गंगा राहुल जी ने बहा दी, तो जवाब तो सुन लीजिए ना अब उस पे। चिल्लाने से झूठ सच नहीं होगा सुरेंद्र भाई। डॉक्टर अजय लोग में क्यों पॉइंट? सुरेंद्र भाई बीच में बोलिएगा, चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता है। मैंने बोला मेडिकल कॉलेज बहुत साफ साफ, फूलपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है इलाहाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से। आप आ गए नैनी इंडस्ट्रियल एरिया पे। मैंने बोला अमेठी के डीएम कार्यालय पे, आप आ गए वहां के इंडस्ट्रियल एरिया में। वो कह रहे हैं अमेठी में तीनों इंडस्ट्रियल एरिया कर दिया था, तो तीनों तो इंडस्ट्रियल हब हो जाने चाहिए थे। वो कह रहे हैं अमेठी में तो विकास की गंगा बहाई है राहुल जी ने। सच्चाई ये है कि आप अरे कौन सी विकास की गंगा, जाके आप देख लीजिए, जो वहां पे गंगा बगल में बह रही है उसको भी गंदा कर दिया इनका तो एक ही मकसद होता था, एक बार जाओ हाथ ऐसे हिलाओ, जनता वोट दे देगी, उसके 5 साल झांकना नहीं है। यही काम तो होते गया। उस पूरे सेंट्रल सुल्तानपुर से लेके अमेठी से लेके रायबरेली से लेके इलाहाबाद, फूलपुर की जनता से आके पूछिए, आते थे ऐसे हाथ हिला के जाते थे, बाकी पीछे मैनेजर पैसा बांटते थे, जीत जाते थे। जो कांग्रेसी अपना आत्मबायोग्राफी में जगजीवन राम ने लिखा था कि हम कांग्रेसी ऐसे ऐसे पार्लियामेंट्री क्षेत्र चुनते हैं जहां गरीबी बहुत हो, जहां भूखमरी बहुत हो, जहां लोगों की अपेक्षाएं ना हो। ये इन्होंने कभी भी अपने क्षेत्र को विकसित और विकास करने का इनको विजन ही नहीं था। ये कभी विकास चाहते ही नहीं थे, ये चाहते थे गरीबी जवाब ले लेता हूं, गरीबी और बढ़ते रहे तभी हमारी दुकान चलेगी। ठीक है सुरेंद्र राजपूत, 20 सेकंड में जवाब, 20 सेकंड में आप जवाब दे दीजिएगा इस बात का। सुरेंद्र राजपूत, मैं आपको आगे मौका देता हूं। एमएच खान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। एमएच खान आपका मुझे रुक करना पड़ेगा। एमएच खान की बात मुझे जाने दीजिए, अभी तक बोले नहीं है। ठीक है बोलिए सुरेंद्र राजपूत, 20 सेकंड बोल लीजिए आप। नहीं 20 सेकंड आपने, जी सर बोलिए। जी अजय भाई, असल बात हमें तो आज अफसोस हो रहा है कि ये क्या करके आए हैं, क्योंकि ये तो बड़े अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं। इन्हें ये नहीं मालूम कि लखनऊ और मोहनलाल कंस्टिट्यूएंसी एक है, इलाहाबाद फूलपुर कंस्टिट्यूएंसी एक है। इन्हें ये नहीं मालूम कि अमेठी जिला कब बना, और डीएम ऑफिस तो तभी बनेगा ना जब अमेठी जिला बनेगा। भैया वहां से और भाई सुन लीजिए, मुझे कैसे नहीं अरे मालूम है? सुन लीजिए अजय आलोक, पढ़ के आया कीजिए, अब बीच में नहीं बोल रहे हैं। आज भी अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मुझे अफसोस हो रहा है कि आप पुराने कांग्रेसियों के बेटे हैं। हमें आज अफसोस है, पहली बार अफसोस हो रहा है कि आप पुराने कांग्रेसियों के बेटे हैं और आपको इतना तक नहीं पता। हद हो गई। आप कम से कम थेथरई में इतना तो मत उतरिए भाई, कुछ तो पढ़ लिख के आया। पर्सनल कमेंट नहीं मुझे लगता करना चाहिए। थेथरई कौन कर रहा है? आप सिर्फ थेथरोलॉजी कर रहे हैं।
अजय आलोक जवाब दे दीजिए। अरे थेथरोलॉजी नहीं सिर्फ भाई साहब, थेथरोलॉजी। फूलपुर एक अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है सुरेंद्र जी। आपको अरे नहीं भाई पता, साहब, लेकिन पता जैसे कीजिए। लखनऊ, मैं मोहनलाल की बात ही नहीं किया जैसे मैंने। लखनऊ अब एक और मिनट, मोहनलालगंज रायबरेली, एक है, अरे जैसे ऐसे ही लखनऊ वैसे की बात नहीं है, फूलपुर मैं एक है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूँ। पूछिए ना, मैंने कहा पार्लियामेंट्री थेथरई कॉन्स्टिट्यूएंसी कर की बात रहे कर हैं रहा अजय हूँ। आलोक। ठीक है, आप कौन थेथराई कर रहा है ये तो पब्लिक बताएगी। एक सेकंड, अब मेरे को एमएच खान का रुख करना है। 30 साल से दिल्ली यूपी के सत्ता से बाहर हैं आप। एमएच खान का मुझे रुख करना है। एमएच खान, पैर पकड़ के भी नहीं आ पा रहे हैं। माफी चाहता हूं, आपके पास 25 मिनट बाद आ रहा हूं, लेकिन आप भी जान रहे हैं ये लाल टोपी पर और सियासत उलझ गई है। टोपी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा अमीश देवगन जी कि आपकी नजरें मेरे ऊपर बड़ी तिरछी रहती हैं और बड़ी बेईमानी करते हैं मेरे साथ। आप अरे बहुत नाइंसाफी करते हैं भारतीय बहुजन समाज पार्टी के साथ। ये पूरा देश देख रहा है कि मैं 26 मिनट से बैठा हूं, आपका बस इसी लोगों में लाल टोपी हरी टोपी में करने लग गए। हमको देखा ही नहीं आपने चैनल पे। तो अगर मुझे नहीं बोलने देना है तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं जा सकता हूं। भैया आप आज्ञा दे दीजिए, मैं चला जाऊं। हरे रंग की आपकी दीवार इतनी खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह। आप भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं। आपको क्यों नहीं देखा? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपको देखा, हमने इंट्रोड्यूस कराया, आप अपने वक्तव्य को रखिए। नहीं तो आप थोड़ा सा हम पे भी प्यार छड़का दिया कीजिए, हम पे भी एहसान कर दिया कीजिए। मैं अब आपके सवाल पे आता हूं। देखिए, लाल टोपी, हरी टोपी, जालीदार टोपी, लुंगी, ये कौन शब्द ले आया है? ये ले आई है भारतीय जनता पार्टी। लुंगी में तो योगी आदित्यनाथ भी रहते हैं। मौर्य जी ने कहा कि जालीदार टोपी से और लुंगी से उत्तर प्रदेश में निजात मिल गई है। तो क्या योगी जी की लुंगी से निजात मिल गई है? हम लोग को मिल रही है 2021-22 में। ये सब बातें क्यों हो रही हैं? ये सब बातें इसलिए हो रही हैं कि 5 साल तक कोई काम नहीं किया है। 5 साल तक तो यही सब काम करते रहे, आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे। कभी मोदी जी आते थे, कभी योगी जी आते थे, कभी मोदी जी आते थे। अरे आज की डेट में महंगाई की बात करो ना, आज की डेट में पेट्रोल डीजल की बात करो। ये लाल टोपी हरी टोपी क्या मतलब होता है? देखिए, ये जो दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, वो दंगों की बात करो आप, जो 50,000 मुसलमान और हिंदू टेंटों में रह रहे थे। आज जाट मुसलमान को आज जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सपा को लग रहा है जाट मुसलमान एक होंगे तो आप साफ हो जाएंगे उधर, यानी बहुजन समाज पार्टी तो खाता भी नहीं खोल पाएगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। अमित जी बोलने दीजिए थोड़ा सा। बोलिए, सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, सवाल पूछ। अमित जी थोड़ा सा बोलने दीजिए। जाट मुसलमान अगर एक साथ आएंगे तो आप साफ हो जाएंगे। बोलिए आप। नहीं, हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। हमारे साथ जाट भी है, मुस्लिम भी है, दलित भी है, सर्व समाज हमारे साथ है। कौन किसको एक कर सकता है? पर आरएलडी अखिलेश के साथ है। अगर किसी ने दिया है तो बहन कुमारी मायावती ने दिया है। पर आरएलडी अखिलेश यादव के साथ है। मायावती जी ने दिया। अरे ये दोनों, अरे आरएलडी वाले तो एमपी का चुनाव हार गए, इनके पिताजी एमपी के चुनाव हार गए। तो कौन सी शक्ति बता रहे हैं आप? शक्ति कहां है इनके पास? जो अपना चुनाव नहीं निकाल सके वो दूसरों को कब जितवा पाएगा? ये हवाई बातें हैं। और भारतीय जनता पार्टी की हवा इसलिए खिसकी हुई है कि किसानों की समस्या नहीं हो पा रही है, हल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अनुराग, पहले आप जवाब दे दीजिए। लुंगी की बातें कर रही है। फिर मैं ये केंद्र में जो बैठे हैं टेनी बाबू, जो गृह राज्य मंत्री 120B का मुलजिम है। अनुराग भदौरिया आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? संबित पात्रा जी। एमएच खान का मुलजिम। एमएच खान, ये अनुराग भदौरिया आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो आरएलडी है, इनकी टाइम फिस है अकॉर्डिंग टू बीएसपी। इनको हाथ लेके आप क्या कर लेंगे? तो अपना चुनाव नहीं जीत पाते, ये कह रहे हैं बीएसपी के प्रवक्ता। जवाब। और बहन जी का तो नारा था चरगुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, याद है ना आपको अनुराग जी? देखिए, भारतीय बीएसपी की बात कर रहा हूं मैं, बहुजन समाज पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बेसिकली बीएसपी पर जवाब तो दीजिए मुझे। भारतीय जनता पार्टी बीएसपी बीजेपी पे बात में आइएगा। पहले एमएच खान की बात का जवाब दीजिए। मुझे 5 सेकंड बोलने, पहले एमएच खान की बात का जवाब दे रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए।
मैं दे रहा हूं, अरे मुझे बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी बेसिकली टोपीबाज पार्टी है, इसलिए उसको टोपी नजर आती है। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लिए रेड अलर्ट कर दिया है कि जिस तरह से यहां पे महिलाओं पे अत्याचार हुआ, किसानों पे या युवाओं पे हुआ, लाठियां मारी गई, खून ही खून चारों तरफ दिखाई पड़ा। उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को कर दिया रेड अलर्ट। अब बीजेपी परेशान है, कोई सर मार रहा था पुलिस वाले को अपना, वो किस पार्टी का था? अरे सर बिल्कुल, लेकिन एक अनुराग को दिखाइए। अनुराग जी एक आप ही से सवाल है। अनुराग भाई एक पुलिस वाले को एक विधायक सर मार रहा था अपना, वो कौन सी पार्टी का विधायक था बताइए जरा? अच्छा, लाल टोपी वाला था, सफेद टोपी वाला था, हरी टोपी वाला था, काली टोपी वाला था? बताइए। सुन तो लीजिए, पुलिस, अरे बोलने तो दीजिए। पुलिस अन्याय, सुन लीजिए, पुलिस अन्याय कर रही है, अन्याय के बावजूद भी वो व्यक्ति शालीनता से वर्दी पे हाथ ना लगा के, चंदौली का विधायक कौन सी पार्टी का था? उसी की बात कर रहा हूं। अरे यार, अरे मुझे बोलने दोगे? बोलने दे रहा हूं आपको। मैं बोल रहा हूं कि एक व्यक्ति जिसपे पुलिस अत्याचार, सुन तो लीजिए, पुलिस अत्याचार कर रही है और अत्याचार से बचने के लिए हाथ पैर को बांधे हुए अपने सर से सट अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन यहां तो गोली मार देती है पुलिस। मनीष गुप्ता को यहाँ पे, विवेक तिवारी को गोली मार दी। देखिए लाठियों से मनीष गुप्ता अलग विषय है, वो ज्यादा सर फोड़ दिया पुलिस वालों ने। ये भावुक होने का उत्तेजित होने का विषय नहीं है। मुझे बताइए, ये सम्मान कर रहा था। एक सेकंड अनुराग होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन कर रहा हूं। अनुराग जी देखिए, संबित पात्रा का जवाब मुझे लेना पड़ेगा। मैं इस पैनल में 4 लोग बैठे हैं, मैं एक एक सवाल पूछता हूं। ये सम्मान कर रहा था? एक सामने, आपके सामने व्यक्ति खड़ा हो और उसके ऊपर आप अपना सर जाके ऐसे मार देंगे, वो सम्मान की भावना होती है? मैं व्यूअर्स आपसे पूछता हूं, ट्विटर पे मुझे फीडबैक दीजिए, ये सम्मान है? मैं आपसे पूछता हूं एमएच खान, ये जो चंदौली का समाजवादी पार्टी का विधायक कर रहा था, अनुराग भदौरिया, जिसको कह रहे हैं ये पुलिस वाले का सम्मान कर रहा था, ये सम्मान होता है? बताइए एमएच खान, फिर मैं संबित पात्रा आपकी बताऊंगा। एमएच खान 10 सेकंड के अंदर, ये सम्मान कर रहा है क्या पुलिस वाला का? आप बताइए। नहीं, मेरा 2 मुद्दा है, जरा सुन लीजिएगा गौर से, आप भी इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ये जो आप बता रहे हैं पुलिस से सर टकाने वाला, ये तो सीधा सीधा कानून से लड़ाई लड़ने वाली बात है। ये व्यवहार अच्छा नहीं है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। ये गुंडों का काम है, यह शरीफ आदमी का नहीं काम है। दूसरा, मैं संबित पात्रा जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इतना विकास हो रहा है, इतनी बातें हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम एक संस्था है जिसमें करीब 1000 कर्मचारी हैं, उनको 5 साल से जवाब ले लेते। ठीक है, आपके माध्यम से नहीं, मैं आपके माध्यम से आपको 1 महीने की तनख्वाह न मिले तो आपकी क्या दशा होगी? आपको 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिले क्या हो सके? आज 5 साल होने जा रहा है। ठीक है, जवाब ले लेते। और 1000 कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है। आपका वैलिड सवाल है आपका एमएच खान, जवाब ले लेते हैं। लेकिन मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूं, बाकी नेताओं से भी जानूंगा। अनुराग भदौरिया ने जो बात बोली संबित पात्रा, ये सम्मान कर रहे थे। ये अनिरुद्ध है जो कि डिप्टी एसपी हैं, इनका सम्मान किया जा रहा था। ये सम्मान ऐसा सम्मानित नेताओं को भी किया जाता है पुलिस द्वारा क्या? या आप चाहते हैं कि कोई फेलो नेता आपको भी ऐसे सम्मानित करे? अपना लोकतांत्रिक अमीश भाई, एक सेकंड अनुराग, अब आप शांत रहिए। संबित पात्रा आपकी बारी है। जी धन्यवाद। देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है कुछ विषय डिबेट के विषय नहीं होते हैं, और आप भी जानते हैं सम्मान हो रहा था नहीं हो रहा था, पूरा हिंदुस्तान जानता है। देखिए अमीश भाई, आप भी उत्तर प्रदेश को अच्छी तरह से जानते हैं, हम भी उत्तर प्रदेश को जानते हैं, और देशवासी जो देख रहे हैं, और खास करके उत्तर प्रदेश के लोग, क्या ये हकीकत नहीं थी? 2017 से पहले जो बच्चियां थी, जो हमारी बहनें थी, वो स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, उनके भाई और उनके घर वाले डर के रहते थे, पता नहीं कहां उनको कोई छेड़ने का कोशिश करेगा, उनके साथ क्या होगा। ये हकीकत नहीं है कि उनके साथ जिस प्रकार का बर्ताव कई बार किया जाता था, उससे बहुत, ये जो शहनवाज वाला केस मैंने आपको बताया जिसमें 2 जाट भाई मारे गए, सचिन और गौरव, ये केसेस हर गली में होते थे, छिड़खानी होती थी लड़कियों के साथ। आज आप उत्तर प्रदेश में जाइए, कौन किसको वोट देगा ये अलग विषय है, मगर उत्तर प्रदेश के लोग आपको बताएंगे कि आज डर नहीं है हमारे मन में। अच्छा, मुख्तार अंसारी का डर नहीं है। ये लाल टोपी से आपको एलर्जी क्यों है? किससे एलर्जी है? लाल टोपी से, क्योंकि इसके बारे में योगी आदित्यनाथ भी बोल चुके हैं, प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, और योगी जी तो कई बार बोल चुके हैं। वो कहते हैं कि लाल टोपी वाला जब आता है तो समझ जाते हैं लोग गुंडा आ रहा है। ऐसा क्यों बोलते हैं? लाल टोपी प्रतीक है, लाल टोपी एक प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में, यहाँ तो राजपूत जी बैठे हुए हैं, मैं तो उत्तर प्रदेश का नहीं हूँ, उत्तर प्रदेश जाता हूँ, तो लाल टोपी पहने हुए किसी भी व्यक्ति को कोई देखता है ना, तो उत्तर प्रदेश के लोग खुद ही कहते हैं अब गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी।
देखिए गुंडई शुरू होने वाली है। चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, ये किसने कहा था? ये पहली बार ये स्लोगन किसी ने दिया था तो समाजवादी पार्टी के उपद्रव के कारण ये मायावती जी ने दिया था। गुंडन कहा था उनको। आप खुद बताइए, जिस प्रकार का बर्ताव ये मुख्तार अंसारी करते थे, अतीक अहमद, जिस प्रकार से उनके आजम खान का बर्ताव रहा था, ये गुंडाई नहीं तो ये क्या था? ठीक है, जवाब। हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया था। अगर इन चीजों को आप समझेंगे, एक सेकंड, एक तो गुंडाई का प्रतीक है, दूसरा उन्होंने मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा ये वीआईपी कल्चर का भी प्रतीक है। सेफाई महोत्सव करके करोड़ों रुपए केवल और केवल अपने परिवार के महोत्सव में खर्च कर देना। सेफाई सोशलिज्म के नाम पे जिस प्रकार की सोशलिज्म उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती थी, 25-25 लाख की बग्गियां लंदन से पक्की मंगाई जाती थी, जिसमें नेताजी अपना बर्थडे मना सके। और ये आप गरीबों की बात कर रहे हैं। अनुराग, आप कह रहे हैं बकरे संबित पात्रा, ये शब्द ठीक है? अनुराग भदौरिया, आप कह रहे हैं कि आए बाय साहब बकरे संबित पात्रा, ये शब्द ठीक है? को मान लिया 10 सेकंड बोल के मैं करना चाहता हूं। अमित शाह तो बोल रहे हैं, उन्होंने खुद ही मान लिया कि वोट किसी को भी दे देना, मतलब वो खुद ही मान रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं मिलना है, किसी को वोट मिले, मतलब वो हार मान चुके हैं। और ये बताएंगे जो किसानों को रौंद दे रहे हैं और रौंदने वाले के पिताश्री को ये गृह राज्य मंत्री बना देते हैं। ये बताएंगे पुलिस वाले घुस के किस तरह से मनीष गुप्ता को पीट के मार डाला, किस तरह से विवेक तिवारी को आपने गोली से उड़ा दिया, हमेशा वोट की बात करके नहीं, आपने पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार उसके बिना माँ बाप के परमिशन के कर दिया। आप बताइए, जो बेरोजगार हैं, जो शिक्षक भर्ती के लिए आपके मांगने जाते हैं, हम लाठियों से पीट के उनका सर फोड़ देते हो। आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से आपने यहाँ पे जुल्म अत्याचार यहाँ पे किया हुआ है, उसका जवाब आपके पास होता नहीं है। 700 किसानों की मौतें होगी, वो मुआवजा देने को अब तैयार नहीं। शहीद किसान है जिनके परिवार अनाथ हो गए, हमारी माँ बहनें अनाथ होगी, बच्चे अनाथ हो गए, विधवा हो गए, उनको हम आर्थिक मदद देने को तैयार है। समाजवादी की सरकार आएगी, 25 लाख रुपए देंगे। मैं आपसे कहता हूं, आप क्या दोगे? आप कुछ बोलने को तैयार नहीं। मैं आपसे बोलता हूं, क्या मुख्यमंत्री यहाँ लखीमपुर में जहां किसानों को रौंदा गया उनके घर गए? नहीं गए, क्योंकि आपने यहाँ गुंडागर्दी फैलाई है। महिलाओं पे चीरहरण सरेआम किया आपने। सरेआम लखीमपुर में महिला का चीरहरण हुआ, सरेआम हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ। रात के अंधेरे में आपने पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार किया। आपने यहाँ पे लाल कर दिया उत्तर प्रदेश को। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेरोजगार हो, सबने रेड अलर्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नहीं आने देना है। और अच्छी बात है कि आपने मान लिया कि वोट किसी को दो, मतलब आप मान चुके हो कि आपकी सरकार नहीं आ रही है। बधाई आपको इस बात की कि आपकी सरकार नहीं आ रही है। आपको बहुत बहुत बधाई। और आप रटी रटाई बातें जो बोलते रहते हो, आज जो डिबेट में बोल रहे हो, कल भी वही बोला था। हो गया, 5 साल से एक ही बात रट रहे हो। आपने चर्चा करना चाहते हैं यहाँ महिलाओं पे अत्याचार हो, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई से अनुराग रुकना भी तो पड़ता है। आपने अपने विषय को अपने विषय को रख लिया, अच्छे से रख लिया। एमएच खान ने भी कुछ सवाल खड़े करे थे, उनके आपने जवाब देने जरूर नहीं समझे। संबित 20 सेकंड में जवाब, देन एमएच खान एंड सुरेंद्र राजपूत जी। देखिए अमीश भाई, किसी भी महिला के ऊपर अत्याचार होता है, ये विषय बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। आज से 2-3 हफ्ते पहले एक बहुत महत्वपूर्ण खबर छपी थी। गायत्री प्रजापति, जिसके लिए खुद प्रियंका वाड्रा जी ने भी 2017 में चुनाव प्रचार किया था और उस समय भी उनके ऊपर रेप के एलिगेशन लगे थे। आज गायत्री प्रजापति को लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट हुआ है, आजीवन कारावास रेप के कारण से दिया गया है। गायत्री प्रजापति अखिलेश यादव जी के राइट हैंड, इनके मंत्री, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। देखिए, ये महिलाओं की बात करते हैं, आप यहाँ पूछिए एमएच खान जी से, सबसे घटिया कांड कोई पूरे भारतवर्ष में कहीं हुआ है तो वो गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। देश की एक स्थापित महिला नेत्री के साथ जिस प्रकार का व्यवहार समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया था, इसका बखान खुद मायावती जी ने बहुत ही संवेदनशील तरीके से किया है। मायावती जी हो सकती है हमारी विरोधी हो, किंतु है तो महिलाएं, एक महिला नेत्री है। जिस प्रकार से उनके साथ समाजवादी पार्टी के गुंडों ने गेस्ट हाउस में व्यवहार किया था लखनऊ में, ये किसी से छुपा नहीं है। एक नेत्री के साथ इस प्रकार से व्यवहार किया जा सकता है तो बाकियों के साथ। मैं अंत केवल एक छोटे से विषय से करूंगा। विषय छोटा लगता होगा मगर बहुत गूढ़ इसका रहस्य है। आप आज सुबह से अपने डिबेट को दिखा रहे हैं, उसमें 2 फोटो कंपेयर कर रहे हैं। आप मोदी जी और योगी जी को एक तरफ दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आप अखिलेश जी को और जयंत जी को दिखा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता और यहाँ बैठे तमाम लोगों से पूछता हूँ, योगी और मोदी, इन दोनों ने विरासत में राजनीति नहीं पाया है। दोनों सड़क से उठकर राजनीति करते हुए, विकास की राजनीति करते हुए उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, जनता के दिलों में अपने आप को उतारा है। ठीक वहीं अखिलेश जी और वहां जयंत जी, मैं दोनों के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता हूं, आप आकलन करिए।
दोनों के पिता के पिता ये प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। जयंत जी के दादाजी ने मेहनत की, उसका फल उनको मिला, अच्छा काम उन्होंने किया। पिता ने दादा के नाम की विरासत को प्राप्त किया और आज जयंत जी उनके पिता के विरासत को प्राप्त कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता इस विरासत की राजनीति में विश्वास रखना चाहती है या वो सेल्फ मेड होना चाहती है? मैं सुरेंद्र राजपूत, क्या उत्तर प्रदेश की जनता विरासत की राजनीति को चाहती है? एक अमीश भाई कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। अमीश भाई, परिवारवाद तो हमारे लिए और देश के लिए, भारत के लिए गर्व का विषय है। हमें अच्छा लगता है, हम परिवार के लोग हैं। अजय आलोक माता जी भी क्या नाम परिवार की ही हैं, ये भी एक परिवार के बेटे हैं। संबित का नहीं मुझे पता, लेकिन ये डॉक्टर हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में, भारत में भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग शादीशुदा हैं, सबके परिवार वाले राजनीति में। जो शादीशुदा नहीं, उनका परिवार नहीं है, तो सब क्या नाम कहां से राजनीति में होंगे? एक बात यहां पर बड़ी आश्चर्यजनक हो रही है अमीश भाई। जी आप देखिए कि आज गलबैया एमएच खान साहब की और संबित पात्रा जी की बहुत हो रही है। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि कौन किसकी बी टीम है। और ठीक है, जवाब एमएच खान जवाब देना चाहते हैं। एमएच खान जवाब देना चाह रहे हैं बी टीम के ऊपर। पहली बार कह रहे हैं एमएच खान जवाब, एमएच खान जवाब, आज पहली बार एमएच खान जवाब। मैं संबित आपको मौका दूंगा। एमएच खान जवाब पर मोहर लगा दो। एमएच खान, क्या संबित पात्रा ऑफिशियली कह रहे हैं कि देखिए, मैं सुरेंद्र राज, मैं अब बोलने दीजिए मुझे। हाँ बोलिए सर, बोलिए। संबित पात्रा जी बोलिए। देखिए, संबित पात्रा जी क्या बोल रहे हैं, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आज इस पैनल पर बैठे जिसके दिल में भी जरा सा गरीबों का दर्द होगा तो मेरी इस बात का समर्थन करेगा। और अगर इसका समर्थन हो गया, इसका हल निकल गया, तो मैं समझूंगा आज का डिबेट साक्षात बढ़िया हो गया। 1000 कर्मचारी कल्याण निगम के लोगों को 5 साल से तनख्वाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे रही है। मैं ब्रेक के लिए रोक रहा हूं, मैं ब्रेक के लिए रोक रहा हूं, मुझे ब्रेक के लिए रोकना। आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश की लोकप्रिय डिबेट आर पार। लेकिन अब वक्त आ गया है आर पार के आखिरी सेगमेंट निष्कर्ष का। और आज का निष्कर्ष यही है, टोपी लाल है और सियासी बवाल है। बीजेपी ने सपा की लाल टोपी को गुंडागर्दी से जोड़ने का पूर्ण प्रयास कर दिया है। इसका फायदा नुकसान तो आने वाला दौर बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ रालोद यानी आरएलडी, जयंत चौधरी की पार्टी, स्वर्गीय अजीत सिंह की पार्टी का गठबंधन सपा के साथ बीजेपी पे भारी पड़ेगा, क्योंकि 12% जाट है और 25% मुसलमान। यह फैक्टर कितना महत्वपूर्ण होगा? क्या इसका नुकसान बीजेपी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ को झेलना पड़ेगा? यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही आज की चर्चा का निष्कर्ष भी है। नमस्कार।